Hey guys, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and this is our day 39 of our spoken English series. So let's get started with our today's session. ये आपका yesterday का टास्क है जो मैंने आपको दिया था. इसमें सिर्फ इतना था कि आपको जो बोर्ड गेम मिला था उसको आप अगर स्पीकिंग में अभी तक इतने कंफर्टेबल नहीं हुए हैं तो आप उसको लिख सकते हैं. अदरवाइज़ मैंने आपको बताया था कि मिरर के सामने खड़े होकर लगातार 2 मिनट तक आपको किसी भी स्पेसिफिक टेंस में बोलना है, तो आप ये भी कर सकते हो. और उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के जो टेंसेस हैं आपको वो डिटेल में करने हैं, क्योंकि आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट. और जब तक आपको प्रीवियस 2 केसेस जो हैं परफेक्ट के वो अगर नहीं आते तब तक आप कंपेयर करके आगे नहीं चल पाओगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया. फ्यूचर में सिंपल कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, अब टर्न है परफेक्ट की, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के. और इसमें ये रहेगा, देखो फ्यूचर है तो विल शैल तो रहेगा ही, और इसके अलावा क्योंकि परफेक्ट है तो कोई ना कोई एच वर्ड रहेगा, यानी कि और एक ही एच वर्ड पॉसिबल है. विल या शैल के बाद में सिर्फ हैव आ सकता है. विल शैल के बाद में कभी हैड नहीं आ सकता, कभी हैज़ भी नहीं आ सकता, सिर्फ हैव आ सकता है. और हमें पता है कि हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. तो बेसिकली हमारा ये स्ट्रक्चर जो है ये रहता है विल शैल हैव वी थ्री. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस को देखते एक बार पॉजिटिव सेंटेंस को देख लेते हैं. उसमें क्या रहता है, जैसे ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, यानी डन इट, या यहाँ पे इट यानी कि कोई भी काम, कि वो इस पर्टिकुलर काम को शाम तक कर चुका होगा, ये मीनिंग है इसका. नेगेटिव नॉट लगाना है. नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये हमने पढ़ा है. लेकिन आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि देखो विल भी है, यहाँ पे हैव भी है, दोनों ही हमें हेल्पिंग वर्ब में पढ़ाई गई हैं. तो कौन से वाले के बाद में लगाएं. तो ऐसे केस में क्या होता है, जो भी हमारी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसके बाद में हम नॉट लगाते हैं, यानी यहाँ पे विल नॉट हैव वी थ्री आएगा, ना कि विल हैव नॉट वी थ्री, वो हम नहीं यूज़ करते. तो देखिए ही विल नॉट हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, ये हो जाएगा. और क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो भी सेंटेंस के बीच में होती है उसको उठा के बिल्कुल फ्रंट में ले जाना होता है हमें. तो यहाँ पे देखिए इससे पॉजिटिव से ही हम बना लेते हैं इंट्रोगेटिव को. ही विल हैव, तो विल को आगे ले जाओ, ये हो जाएगा विल ही हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, क्या वो इस काम को शाम तक कर चुका होगा, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग. तो चलिए आगे चलते हैं. एक बार और भी सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस. देखिए बाय नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट वीक तक विल हैव अर्नड लॉट्स ऑफ मनी, यानी कि हम बहुत सारी मनी है वो कमा चुके होंगे, यानी कि बहुत पैसा ही पैसा होगा अगले हफ्ते तक. नेक्स्ट है आई विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेक अप, यानी कि जब तक बच्चे उठेंगे मैं ब्रेकफास्ट बना चुकी होंगी, ये है. अच्छा देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का केस, और इसके बाद में जो हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का केस. तो ये जो 2 टेंसेस है ना, ये बेसिक वाले टेंसेस में नहीं आते, यानी कि इनको यूज़ किए बिना भी आप इजीली किसी भी कॉन्वर्सेशन में पार्ट ले सकते हो. ये है एडिशनल आपकी, यानी कि अगर आपको बहुत अच्छे ही लेवल की आपकी इंग्लिश बनानी है, ले जानी है इंग्लिश को उस लेवल पे, तभी आप इनको यूज़ करना. अदरवाइज़ ये नहीं है कि भाई आपको ये बोलने ही पड़ेंगे, इनके बिना भी बिल्कुल आप अच्छे से काम चला सकते हो. फ्यूचर के केस में बस 2 ही ज़रूरी थे जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, सिंपल और कॉन्टिन्यूअस. वो ज़्यादा ज़रूरी थे लेकिन फिर भी आप इनको देखो अच्छे से, इनको करिए. नेक्स्ट है द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, यानी कि कल तक बारिश रुक चुकी होगी, ये है. अच्छा इन सब में ना आपने अब तक एक पैटर्न नोटिस कर लिया होगा, और ये हम प्रीवियस में भी कर चुके हैं, ये हम पास्ट वाले केस में यानी पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर चुके हैं. यानी कि क्या होता है कि कोई भी जैसे काम कंप्लीट हो चुका होता है या हो गया होता है या फिर हो चुका होगा, ये कोई भी काम जो है वो फिनिश हो चुका होगा, 2 केसेस बनते हैं. एक तो
कोई भी टाइम दे रखा होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम तक वो काम फिनिश हो गया होगा, या फिर दूसरा कोई ना कोई और एक्शन या कोई ना कोई इवेंट दे रखा होगा कि ये घटना होगी, इस घटना के होने से पहले तक वो काम पूरा हो चुका होगा। बस इन दोनों ही चीज़ों पे हम इनको आगे मूव करेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल था बाय नेक्स्ट वीक, अब यहाँ पे क्या था, मैं इसको साफ कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे बाय नेक्स्ट वीक यानी कि ये क्या था, टाइम कि नेक्स्ट वीक तक कोई पर्टिकुलर काम हो चुका होगा, यानी कि यहाँ पे वही है फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट में आइए, अब नेक्स्ट में ये कहा गया था यहाँ पे कि मैं ब्रेकफास्ट बना चुकी होंगी बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेक अप। अब यहाँ पे देखो टाइम भी दे दिया और इन्होंने घटना भी बता दी कि जब तक बच्चे उठेंगे, अब ये तो इवेंट लगा लो आप या एक्शन लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये है कि इस टाइम तक ये मैं कर चुकी होंगी। तो बस इन्हीं दो चीज़ों पे बेस्ड है हमारा ये पूरा टेंस। नेगेटिव पे आते हैं अब एक बार। अब देखिए, ही विल नॉट हैव रिसीव्ड इनफ स्कोर बाय द समर यानी बाय द टाइम, और इस वजह से इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या कर दिया, फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट में देखिए, फिर से टाइम दे रखा है, दे विल नॉट हैव बीन मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर तक उन्होंने मतलब वो शादी नहीं कर चुके होंगे, इस टाइप से कुछ इसकी फॉर्मेशन बनती है इसकी। नेक्स्ट है, चलो अब हम आ जाते हैं एक बार के लिए इंट्रोगेटिव पे, क्वेश्चन वालों पे। अब यहाँ पे क्या है, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 5 o'clock, क्या वो 5 बजे तक काम कर चुका होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलो अब एक है ना इवेंट वाला ले लेते हैं यहाँ पे। चलो इसमें तो कोई इवेंट वाला है नहीं, वापस से एक बार नेगेटिव में आते हैं, और नेगेटिव में जो लास्ट वाला है मदर, इसको देख लेते हैं क्योंकि इसमें जो है इवेंट वाला पार्ट दे रखा है। तो यहाँ देखिए, माय मदर विल नॉट हैव, एक बार के लिए नोट हम भूल जाते हैं, एक बार के लिए पॉजिटिव मान के चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, माय मदर विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम माय फादर एंड ब्रदर वेक अप। अब यहाँ पे दूसरा भी इवेंट दे रखा है कि जब तक मेरे पापा या और मेरे भाई जब तक उठ नहीं जाते तब तक माँ जो है वो खाना बना चुकी होगी, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुकी होगी। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुकी होगी कब तक, जब तक वो उठ नहीं जाते। दो चीज़ें हो सकती थी, या तो वो बोल सकता था कि इतने बजे तक, या फिर जब तक वो उठ नहीं जाते। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। यहाँ पे टाइम भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, बस यही बताना था आपको यहाँ पे। तो अभी आगे चलते हैं, अब इनको थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। अगर अभी तक भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे आगे सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे एक बार के लिए इनमें हम कंपैरिजन करते हैं। एक तो है फ्यूचर, देखो विल आ गया तो मैं फ्यूचर तो ना ही लिखूँ अभी, अंडरस्टूड है। देखो एक तो है कॉन्टिन्यूअस, एक है परफेक्ट, इन दोनों में एक बार कंपेयर कर लेते हैं, कंपैरिजन हो जाता है तो सही रहेगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल की जो सिचुएशन है वो देखते हैं। These people are standing in a queue to get into the cinema. ये लोग जो है ये क्यू में एक लाइन में खड़े हुए हैं सिनेमा हॉल में अंदर जाने के लिए। अब देखिए, हाफ एन आवर फ्रॉम नाउ, अब से आधे घंटे के बाद, द सिनेमा विल बी फुल, सिनेमा जो है वो भर जाएगा। एवरीवन विल बी वॉचिंग द फिल्म, और हर कोई मूवी देख रहा होगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे वो काम हो रहा होगा, हर कोई मूवी देख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एवरीवन विल बी वॉचिंग द फिल्म, ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस का। नेक्स्ट में आते हैं 3 hours फ्रॉम नाउ, और अब से लेके 3 घंटे बाद में क्या होगा, द सिनेमा विल बी एम्प्टी, 3 घंटे बाद में क्योंकि मूवी खत्म हो जाएगी, खत्म हो चुकी होगी तो सिनेमा हॉल भी खाली हो चुका होगा। द फिल्म विल हैव फिनिश्ड, मूवी खत्म हो चुकी होगी। एवरीवन विल हैव गॉन होम, सभी अपने अपने घर जा चुके होंगे। तो अब देखा आपने, मीन्स ऐसा कोई काम जो है कि अब तो है लेकिन कुछ टाइम बाद में फ्यूचर में वो ख़त्म हो चुका होगा, वो किस में आ जाएगा, हमारा परफेक्ट में। सो आई होप इस सिचुएशन से आपको इन दोनों में डिफरेंस एकदम से क्लियर हो गया होगा। यानी कंटिन्यू, यानी इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर टाइम पे वो काम चल रहा होगा, कंटिन्यू होगा, और परफेक्ट यानी वो परफेक्टली ख़त्म हो चुका होगा, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखिए, अभी फिर से हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन अभी हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कंपैरिजन करेंगे, और उससे पहले एक बार के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, आई विल हैव डन समथिंग, यानी फ्यूचर परफेक्ट है ये, यानी कि इट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम है उससे पहले हो चुका होगा, मैंने अभी आपको बताया था। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, इसको हम दो ही केसेस में यूज़ करते हैं, यानी
या तो फ्यूचर में कोई टाइम है उससे पहले वो ख़त्म हो चुका होगा, या फिर फ्यूचर का कोई भी इवेंट है उससे पहले वो ख़त्म हो चुका होगा। तो यहाँ पे एक बार के लिए टाइम का एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए, सैली ऑलवेज लीव्स फॉर वर्क एट 8:30 इन द मॉर्निंग की सैली जो है वो काम के लिए 8:30 पे, सुबह 8:30 पे निकलती है। शी वॉन्ट बी एट होम एट 9 o'clock, तो वो 9 बजे घर पे नहीं होगी। तो 9 बजे क्या होगा फिर, 9 बजे वो काम के लिए जा चुकी होगी। तो एट 9 o'clock शी विल हैव गॉन टू वर्क, यानी अब टाइम बता दिया, यानी इतने बजे वो जा चुकी होगी। नेक्स्ट में आते हैं, वी आर लेट, हम लेट हो चुके हैं। द फिल्म विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा, यानी कि जब तक हम वहाँ पे सिनेमा तक पहुँचेंगे तब तक तो मूवी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो इवेंट वाला केस है ये आ जाता है, द फिल्म विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, स्टार्ट हो चुकी होगी बाय द टाइम, कौन से टाइम तक, जब तक हम सिनेमा पहुँचेंगे, यानी कि वो एक्शन हो गया कि जब तक हम थिएटर में पहुँचेंगे वो स्टार्ट हो चुकी होगी पहले से ही। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मैं आपको हमेशा से अब तक बताती आई हूँ फ्यूचर वाले केस में, कि जो भी हमारी कंडीशन क्लोज है, अच्छा कंडीशन से CLAU, कंडीशन क्लोज, यानी कि कंडीशन का अगर आपको नहीं पता चलता ना कि कौन सी कंडीशन क्लोज है, आप बस इतना ध्यान रखना, वाइल से, व्हेन से, इन सब से स्टार्ट होने वाली जो है, बाय द टाइम से स्टार्ट होने वाली, या फिर सपोज, इफ़, बिफोर, आफ्टर, इनमें से किसी भी वर्ड से स्टार्ट होने वाली जो क्लोज है, यानी सेंटेंस का कोई पार्ट है, तो वो अपने आप में कंडीशन क्लोज में आता है। वो टाइम क्लोज में भी आप बोल सकते हो। तो इनके केस में कभी भी विल या शैल को यूज़ नहीं किया जाता, इनके केस में हमेशा प्रेजेंट को यूज़ किया जाता है। तो देखिए, हिंदी में तो हम बोल देते हैं ये कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे मूवी स्टार्ट हो चुकी होगी, दोनों ही फ्यूचर है। लेकिन इंग्लिश में हम क्या करेंगे कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, यानी कि बाय द टाइम आ गया, तो यहाँ पे वी विल गेट देयर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे प्रेजेंट रखेंगे, यानी वी गेट देयर हम डायरेक्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट है, आप कंपैरिजन करते हैं। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार। प्रेजेंट का देखते हैं सबसे पहले। तो टेड एंड एमी हैव बीन मैरिड फॉर 24 years, यानी अभी प्रेजेंट की बात है। अभी के लिए जो टेड और एमी हैं 24 साल से शादीशुदा हैं, ये कहा गया है इसमें। नेक्स्ट है, अब देखो एक बार पास्ट परफेक्ट का, अब मैं थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाती हूँ एक बार डायरेक्ट। पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, व्हेन देयर सन वॉज बॉर्न, जब उनका बेटा हुआ था, दे हैड बीन मैरिड फॉर 3 years, वो 3 साल से शादीशुदा थे। यानी कि अब यहाँ पे भी वही था कि परफेक्ट का केस था, और परफेक्ट के बाद में या तो टाइम या फिर कोई ना कोई ये इवेंट दे रखा था, यहाँ पे इवेंट बता रखा था इन्होंने कि उनका बेटा हुआ था, तब वो 3 साल से शादीशुदा थे। अब फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल, दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 years, वो 25 साल से शादीशुदा होंगे। तो ये कंपैरिजन भी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस पूरे टेंस में आगे। तो नेक्स्ट में मूव करते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो अब देखिए, फर्स्ट यूसेज इसका है, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैव फिनिश्ड और कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन और स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। सिंपल वही केस है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट और कोई स्पेसिफिक टाइम है कि कोई काम इस टाइम से पहले ख़त्म हो चुका होगा, तो उसमें हम ये वाली अरेंजमेंट यूज़ करेंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट और फिर टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यू विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल, कब तक, बाय जुलाई, अब ये बाय जुलाई हो गया टाइम वाला केस, और यू विल हैव ग्रेजुएटेड ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट वाला केस। नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा इनको हम ऐसे रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि बाय 5 o'clock, कि इतने बजे तक आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुकी होंगी। दे विल हैव सेंट एन ईमेल अनटिल टुमारो, कल तक वो ईमेल भेज चुके होंगे। पीपल्स लाइव्स विल हैव चेंज्ड बाय 10 years, यानी कि आने वाले 10 साल में क्या हो जाएगा, अब से 10 साल में लोगों की जो जिंदगियां हैं वो बदल चुकी होंगी।
वी विल हैव अराइव्ड इन चाइना बाय द नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते तक चाइना पहुंच चुके होंगे। द कॉन्सर्ट विल हैव स्टार्टेड बाय 20 मिनट्स, जो कॉन्सर्ट है वो स्टार्ट हो चुका होगा, मीन्स अगले 20 मिनट में कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका होगा, ये कहा गया है इसमें। तो नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट विद अ फ्यूचर टाइम वर्ड, यानी कि फ्यूचर में कोई भी टाइम है उसको हम यूज़ करते हैं एंड ऑफन विद बाय, और बाय लगा के हम अटैच करते हैं, यानी कि बाय 5 o'clock, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने तक। बाय का मतलब है कि इतने टाइम तक ये हो चुका होगा। तो अब देखिए टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, यानी कि इतने बजे तक या इतने टाइम तक, फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम तक वो काम पूरा हो चुका होगा। बट वी डोंट नो एग्जैक्टली वैन, यानी हमें ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कितने बजे होगा। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 5 बजे तक तो हाँ मैं इस काम को पूरा कर चुकी होंगी कल, अब मैं ये नहीं बता रही कि मैं एग्जैक्ट 4:30 पे करूँगी या 3:21 पे करूँगी, मैं वो नहीं बता रही। मैं बोल रही हूँ कि मैंने रफ आइडिया दिया कि हाँ 5 बजे तक तो हर हाल में वो काम पूरा हो ही जाएगा कल। तो इस वजह से हम क्या यूज़ कर लेते हैं, पहले वाले पार्ट में हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट और उसके बाद में बाय लगा के और जो भी टाइम हमें बताना वो बता देते हैं, जैसे बाय 5 PM ये हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है बाय 10 o'clock, यानी 10 बजे तक आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुकी होंगी। नेक्स्ट है बाय द टाइम आई एम 60, देखो फिर से वही चीज़, यहाँ पे तो था सिर्फ और सिर्फ टाइम, यहाँ पे बाय द टाइम आई एम 60, यानी कि यहाँ पे क्या दे दिया आपको, इवेंट, यानी कि जब तक मैं 60 की हो जाऊंगी तब तक इवेंट हो गया ये। आई विल हैव रिटायर्ड, तब तक मैं तो रिटायर हो चुकी होंगी, ये दे रखा है। अच्छा अब यहाँ पे वही बात है, आई विल रिटायर सम टाइम बिफोर आई एम 60, यानी कि 60 तो मैंने बिल्कुल लास्ट पॉइंट बताया है कि जब तक 60 की होंगी ना तब तक तो रिटायरमेंट हो चुकी होगी मेरी, यानी कि अब यही नहीं है कि 60 की होने पे ही होगी, उससे पहले किसी भी टाइम हो सकती है। वो रफ आइडिया दिया है कि हाँ यहाँ तक तो हो जाएगा। अब देखिए हो सकता है 59 में हो जाए, हो सकता है 52 में भी हो जाए, यानी रफ आइडिया दे दिया राउंड फिगर में कि हाँ 60 तक मेरी रिटायरमेंट हो चुकी होगी। नेक्स्ट में आते हैं सेकंड एप्लीकेशन में। अब सेकंड इसका यूसेज है, फिर से वही देखो, फर्स्ट यूसेज में तो हमने क्या किया, टाइम वाला केस कि इतने बजे तक, और अभी इसके सेकंड यूसेज में हम कर लेंगे इवेंट वाला केस, यानी जब तक वो काम होगा तब तक तो मैं ये काम कर चुकी होंगी, ये हो जाएगा। यानी कि विच एन एक्शन विच विल हैव फिनिश्ड या कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, अनदर एक्शन यानी कि भाई बिफोर अनदर इवेंट इन द फ्यूचर। तो एग्जाम्पल में आते हैं, शी विल हैव कुक डिनर बाय द टाइम वी अराइव, कि जब तक हम पहुँचेंगे वो खाना बना चुकी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है वही कंडीशन वाली, कंडीशन क्लॉज या टाइम क्लॉज भी आप पढ़ोगे कई जगह पे, कई बुक्स में इसको टाइम क्लॉज भी बोल देते हैं। बेटर रहेगा कि आप इसको कंडीशन क्लॉज ही बोलो। तो इसमें क्या है कि भी देखो हिंदी में वही बात है कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वो खाना बना चुकी होगी, पहुँचेंगे बना चुकी होगी, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, बाय द टाइम वी अराइव। अब इंग्लिश के केस में हम प्रेजेंट लगाते हैं जहाँ पे कंडीशन क्लोज आती है। आप एक काम करिए, आप इस तरह से नोट डाउन कर लो कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडीशन क्लोज में हमेशा ही प्रेजेंट टेंस रहेगा। प्रेजेंट ही कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सेंस ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पे बस इतना होगा कि ये प्रेजेंट टेंस रहेगा और कंडीशन क्लॉज में कभी भी विल या शैल तो नहीं रहेगा। इनको लिख के क्रॉस कर देना ताकि आपको याद रहे, ये तो ज़रूर आप नोट डाउन कर लो। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, आई हैव सीन हिम बिफोर द पुलिस कम्स, यानी कि जब तक पुलिस आएगी मैं उसको पहले ही देख चुकी होंगी, ये है। और यहाँ पे क्या है, बिफोर द पुलिस, विल कम नहीं है, बिफोर द पुलिस कम्स, ये है। नेक्स्ट है, बाय द टाइम एलिस रीड्स दिस जॉन विल हैव गॉन टू लंदन, कि जब तक ये मानिए रीड यानी कि यहाँ पे चलो भी किसी लेटर की बात हो रही है। जॉन कोई पर्सन है, वो लेटर लिख के छोड़ गया था एलिस के लिए,
तो अब ये बताया जा रहा है कि जब तक एलिस उस लेटर को पढ़ेगी तब तक तो जॉन लंदन पहुंच चुका होगा। तो अब ये देखिए, जब तक, बाय द टाइम, ये हो गया हमारा कंडीशन क्लॉज, बाय द टाइम एलिस रीड्स दिस, ना कि एलिस विल रीड दिस, एलिस रीड्स दिस जॉन विल हैव गॉन टू लंदन। नेक्स्ट है कि भाई हम जब तक घर पहुंचेंगे बच्चे तो सो चुके होंगे, तो the children will have slept by the time we arrive at home, ना कि by the time we will arrive at home. Next है by the time he gets home the exam will have finished, कि जब तक वो घर पहुंचेगा एग्जाम तो खत्म हो चुका होगा। आई होप ये आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक। तो ये देखिए, ये है आपके लिए टास्क। इसमें एक दो तो मैं आपको बता ही देती हूँ, खैर आपको पता भी होंगे ऑलरेडी, मैं ये मान के चल रही हूँ। अब जैसे ये है 24th, राइट द फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी। टू बी यानी कि इसकी फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म लिखनी है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म कौन सी होती है वो देख लेते हैं एक बार, बस घुमा के पूछा गया है यहाँ पे। फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर है तो विल, और परफेक्ट है तो हैव, और बेसिकली इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है मेन वर्ब में। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इसी के लिए ये टर्म यूज़ की गई है कि फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म कौन सी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, बस इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे बी है, बी फर्स्ट फॉर्म में आता है, इज एम आर, इन तीन तरह से हम लिखते हैं। सेकेंड फॉर्म कौन सी हो जाती है, बी की पास्ट फॉर्म कौन सी हो जाती है, वॉज वर, और बी की ही फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म भी आप बोल सकते हो, या फिर डायरेक्ट परफेक्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, या फिर थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो। तो वो कौन सी हो जाएगी, बी डबल ई एन, बीन, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 15th में, यहाँ पे फिर से ये दे रखा है, राइट द फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू हैव, यानी हैव की बतानी है। हैज़, हैव फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, सेकेंड फॉर्म हो जाती है हैड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी हैड, तो ये हो जाता है यहाँ पे हैड। तो ये तो बहुत ईजी थे, और बाकी आप अपने आप करते रहना। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है यू रिटायर बाय 2029, अब यहाँ पे तो दे रखा है सिर्फ यू रिटायर, अब आपको लगाना है, अब यहाँ पे जैसे हो जाएगा यू विल हैव रिटायर्ड बाय 2029, यानी इतने टाइम तक तुम रिटायर हो चुके होगे, इस तरह से। तो चलिए आगे चलते हैं अभी। अब आते हैं डायरेक्ट हमारे वोकैब पोर्शन पे, और वोकैब में वर्कआउट से रिलेटेड आज हमारे वर्ड्स रहेंगे। तो फर्स्ट वर्ड यही है वर्कआउट, यानी कि ये आपको पता ही होगा, वर्कआउट यानी कि फिजिकल जो एक्सरसाइज जिस टाइम पीरियड में की जाती है उसके लिए हम वो टर्म यूज़ करते हैं वर्कआउट, यानी कि भाई ये फिजिकल एक्सरसाइज की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है सपल। अब सपल का मीनिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल। सपल यानी कि फ्लेक्सिबल। अब देखिए एबल टू बेंड, बेंड होता है मोड़ना, एंड मूव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इजीली, कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को इजीली किसी भी तरह से मोड़ सकते हो, बेंड कर सकते हो, यानी कि फ्लेक्सिबल हो आप, तो उसके लिए टर्म यूज होती है सपल। नेक्स्ट वर्ड इज एजाइल। अब एजाइल का मीनिंग क्या होता है, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, एजाइल यानी कि बहुत ही चुस्त, बहुत ही स्फूर्ति वाला, बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ, उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं एजाइल। और ये तो देखो एजाइल हम ये बोलते हैं एजाइल पर्सन, एजाइल पर्सन यानी कि वो पर्सन है वो बहुत ही चुस्त है, एजाइल पर्सन। ये तो है यहाँ पे भाई, अब इस पर्सन की क्वालिटी बताई गई है, तो ये तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। लेकिन अगर इसी को एज अ नाउन यूज करना हो तो वहाँ पे एजाइलिटी, टी वाई आ जाता है, वहाँ पे वाई को हटा के आई टी वाई लगा देते हैं। नेक्स्ट है स्टिफ। अब स्टिफ यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको मोड़ा ना जा सके। अब ये फ्लेक्सिबल का उल्टा हो जाता है, फ्लेक्सिबल तो जैसे बहुत अच्छे से मुड़ सके, और स्टिफ जैसे हमारी ये वाली बोन होती है, अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक नहीं मोड़ सकते, यानी ये इतनी क्या है, स्टिफ में आती है, और ये इतना पार्ट किस में आता है हमारा, फ्लेक्सिबल में, सपल में आता है। नेक्स्ट है स्लगिश। अब ये जो स्लगिश है ये इस वर्ड का उल्टा हो जाएगा एजाइल का, एंटोनिम, एंटोनिम यानी कि उल्टा, ऑपोजिट। एजाइल यानी कि बहुत ही चुस्त कोई पर्सन है वो, और स्लगिश, स्लगिश यानी कि बहुत ही सुस्त जो पर्सन है वो, उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं दैट ही इज वेरी स्लगिश पर्सन। नेक्स्ट है डिवाइस समथिंग। अब डिवाइस का मीनिंग क्या हो जाता है, देखो
आपने अब तक डिवाइस की स्पेलिंग ये पढ़ी होगी DEVICE। अब डिवाइस ये तो देखो होता है नाउन, यहाँ पे आ जाते हैं DEVISE। एक्चुअल में ये क्या है, एस वाली जो स्पेलिंग है ये हो जाएगी हमारी वर्ब। और इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, यानी कि नाउन यानी कि नाम, वर्ब यानी कि काम, एक्शन, काम करना, वर्ब यानी कोई भी काम करना। अब देखिए जो ये है नाउन की तरह से कब यूज़ होता है कि जैसे कोई भी उपकरण है, उपकरण के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डिवाइस। तो जहाँ पे भी हमें ये यूज़ करना होगा उपकरण किसी भी सेंटेंस में, वहाँ पे तो हम CE ये वाली स्पेलिंग यूज़ कर देंगे। नाम यानी नाउन वाली, जहाँ कहीं पे भी हमें ये चीज़ बतानी होगी, डिवाइस समथिंग, इसका एक बार देख लेते हैं, यानी कि इन्वेंट अ मेथड और प्लान ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ करने के बारे में सोचना। तो अगर जहाँ पे भी ये सेंस आएगी वहाँ पे हम इसको यूज़ कर देंगे DEVISE, डिवाइस समथिंग। यानी कि अब जैसे ये है डिवाइस नाउन वाला, कोई भी उपकरण, और उस उपकरण को असेंबल करना या असेंबल करने के बारे में सोचना, वो चीज़ क्योंकि इसमें है करना, सोचना, ये एक्शन में आ जाते हैं, वर्ब में आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम वर्ब फॉर्म यूज़ कर लेंगे। देखो मैं आपको ना एक और एग्जांपल देती हूँ, आप उससे बहुत अच्छे से समझ पाओगे इन चीज़ों को। जैसे ये है, दो स्पेलिंग रहती है, एक तो ये रहती है प्रैक्टिस TICE, नेक्स्ट रहती है PRACTISE। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, सी वाला जैसे यहाँ पे नाउन में था, यहाँ पे भी जो सी वाली फॉर्म है ना, ये तो होती है नाउन फॉर्म। एस वाली जो है स्पेलिंग ये होती है वर्ब फॉर्म। अब नाउन यानी कि नाम, बस लिख के छोड़ देना नाम। वर्ब यानी कि कोई भी काम करना, तो ये हो गया वर्ब वाला केस। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अभ्यास, यानी कि नाउन वाले में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नाउन वाले में इसका मीनिंग हो जाएगा अभ्यास, सिर्फ इतना। लेकिन वर्ब वाले केस में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा ये अभ्यास करना। बस ये डिफरेंस है इनमें, एक में है अभ्यास, एक में है अभ्यास करना। एक और आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे मैं, देखिए एक है टर्म एडवाइस ADVICE, और एक और स्पेलिंग होती है ADVISE। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, सी यानी कि नाउन यानी कि नाम, बस लिख के छोड़ देंगे, बस इतना काम खत्म हमारा इतने में ही। लेकिन एस वाली जो स्पेलिंग है ये है वर्ब, वर्ब यानी कि कोई भी एक्शन करना, कोई भी काम करना। तो अब देखिए यहाँ पे एडवाइस जहाँ पे एज अ नाउन यूज होगा वहाँ पे इसका मीनिंग हो जाता है सलाह, लेकिन जहाँ पे वर्ब की तरह यूज होगा यानी कोई काम करना इस सेंस में यूज होगा, अब यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा सलाह देना। तो डिफरेंस आप समझे, वर्ब यानी कि कोई भी काम करना, अभ्यास करना, सलाह देना। डिवाइस यानी कि चीज़ों को असेंबल करना या सोचना, असेंबल करने के बारे में सोचना। और नाउन यानी कि सिंपल नाम, अभ्यास, सलाह, उपकरण कोई भी। तो ये बस ये डिफरेंस होता है नाउन में और वर्ब में। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट वो कैप का। नेक्स्ट में आते हैं। देखो एक टर्म होती है कांस्टेंट। अब इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि मीन्स हैपनिंग ऑल द टाइम और अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि हमेशा ही कोई चीज़ होते रहना, यानी कि बहुत बार कोई चीज़ होते रहना, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं कांस्टेंट। और इसको हम किस किस के साथ में यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। देयर वर कांस्टेंट इंटरप्शंस, इंटरप्शन यानी कि बीच बीच में रुकावटें आ रही थी। देयर वर कांस्टेंट कि लगातार रुकावटें आ रही थी, कांस्टेंट इंटरप्शंस ये हम बोल सकते हैं। इसके अलावा द फोन इज़ इन कांस्टेंट यूज़, यानी कि जो फ़ोन है वो लगातार यूज़ में ही है, यानी कि फ़ोन इज़ इन कांस्टेंट यूज़। हिज वाइफ नीड्स कांस्टेंट अटेंशन, यानी कि उसकी वाइफ को कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होता है, कि लगातार ये चाहिए होता है कि भाई जो उसका हस्बैंड है वो उसको अटेंशन देता रहे। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए ना एक और टर्म यूज़ होती है, मैं यहाँ पे आपको वो भी बता देती हूँ, एंड दैट इज़ ATTENTION, अटेंशन सीकर। अटेंशन सीकर यानी कि वो चाहते हैं कि हमेशा ही वो अटेंशन पाते रहें किसी ना किसी का। नेक्स्ट है दे लिव इन
कॉन्स्टेंट फियर, यानी कि लगातार कोई ना कोई डर है जिसमें वो रह रहे हैं, कॉन्स्टेंट फियर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये जितने भी हमने वर्ड्स देखे हैं, अब उन सब को एक पैराग्राफ में यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, एक स्टोरी सी है यहाँ पे, शॉर्ट स्टोरी है, माई 20 मिनट वर्कआउट, यानी 20 मिनट का जो वर्कआउट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। आई एम नॉट एज सपल और एजाइल एज आई यूज्ड टू बी। अब यूज्ड टू हम कब यूज़ करते हैं, यानी कि पास्ट में एक टाइम पे ऐसा जो होता था ऐसा अब नहीं है, वहाँ पे हम यूज्ड टू को लगाते हैं। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है यूज्ड टू के बारे में, तो इसके ऊपर, सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर, यूज्ड टू के ऊपर मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कहा गया है कि मैं अभी उतनी सपल, फ्लेक्सिबल या फिर एजाइल, यानी कि उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक, उतनी ज़्यादा चुस्त अभी नहीं हूँ, एज आई यूज्ड टू बी, जितनी कि मैं हुआ करती थी। एंड आई वॉज बिगिनिंग टू फील क्वाइट स्टिफ एंड स्लगिश। और मैं, फिर क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे ना स्टिफ फील करने लगी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो गई, और स्लगिश फील करने लगी, यानी कि जो एजाइलिटी थी मेरी वो धीरे धीरे, यानी जो बिल्कुल मैं चुस्त रहती थी वो धीरे धीरे चेंज होके मैं सुस्त बन गई, एकदम स्लगिश बनने लगी। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सो आई आस्क्ड अ फ्रेंड टू डिवाइस अ वर्कआउट रूटीन फॉर मी। अच्छा, जब ऐसा होने लगा मेरे साथ में, यानी कि मेरे में स्टिफनेस और स्लगिशनेस आने लग गई, तो उस टाइम पे मैंने अपने एक फ्रेंड को कहा कि मेरे लिए डिवाइस करे, यानी कि बनाए एक ऐसा वर्कआउट रूटीन कि भाई जिससे मैं दोबारा से पहले जैसे हो जाऊँ, मेरे लिए कोई ऐसा वर्कआउट रूटीन जो है वो डिवाइस करे। फर्स्ट आई लूजन अप, तो जो पहले लूजन अप, आई गेस ये वर्ड हमारा बीच में रह गया, लूजन अप। ओके, कुछ वर्ड्स हमारे रह गए यहाँ पे, देख लेते हैं उनको। लूजन अप यानी कि देखो, वार्म अप करना। वार्म अप का तो आप सबको पता होगा, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, यहाँ तक कि डांस वगैरह भी करने से पहले क्या होता है कि एक बार थोड़ा सा वार्म अप किया जाता है, यानी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की जाती है, ताकि अचानक से कहीं पे भी हड्डियों में मोच ना आ जाए, इस वजह से उसके लिए हमें बोलते हैं लूजन अप। नेक्स्ट है बेंड। बेंड का मीनिंग आपको पता है, मोड़ना या मुड़ना, दोनों केस में हम यूज़ कर सकते हैं बेंड को। जैसे ये है बैंड योर नी, यानी कि अपने घुटने जो है मोड़ लो, बैंड योर एल्बो, अपने जो हाथ हैं उसको इस तरह से मोड़ लो, तो उसके लिए हमें यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेनुअस। अब स्ट्रेनुअस का मीनिंग हो जाता है, ये इसका सिनोनिम है आर्डुअस, यानी कि नीडिंग एफर्ट एंड एनर्जी, यानी कि ज़ोरदार एनर्जी वाला, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं स्ट्रेनुअस, यानी कि इतनी ज़्यादा एनर्जी वाला कि भाई थकान भी हो जाए। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इतने ज़्यादा थका देने वाला काम, यानी स्ट्रेनुअस वर्क। नेक्स्ट है रिलेंटलेस। अब रिलेंटलेस का मीनिंग क्या है, अ थिंग दैट इज रिलेंटलेस नेवर सीम्स टू स्टॉप और गेट एनी ईजियर, यानी कि वो काम कभी रुकता नहीं है, वो निरंतर रहता है, और वो कभी ईजी भी नहीं होता, वो अगर टफ है तो वो टफ ही रहेगा हमेशा, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं रिलेंटलेस। नेक्स्ट है रिकरेंट। अब देखिए रिकरेंट का मीनिंग, रिकरेंट इसको आप इस तरह से कर सकते हो, री प्लस अकर, री प्लस अकर, यानी अकर कोई भी काम होना, री फिर से। अब रिकरेंट, अब इनको अगर अटैच कर दिया जाए, यानी कि तो क्या हो जाएगा, रिकर, RECUR, देखो एक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पे, RECUR, यानी कि बार बार होना। और इसका अगर एडजेक्टिव फॉर्म हम लेना चाहे तो वो हो जाएगा रिकरेंट, कि ये जो काम है ये तो बार बार होने वाला काम है, रिकरेंट, यानी कि हैपनिंग और अपीयरिंग अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट बिटवीन A एंड B, यानी कि ऑल्टरनेट A और B के बीच में, यानी कि एक बार A फिर B, फिर A फिर B, फिर A फिर B, यानी कि इस तरह से, यानी उसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट।
जैसे ऑड इवन से आपको समझ में आ जाएगा। ऑड इवन का जो ये रूल है, यानी कि ये कब के कैसे चलता है, कैसे काम करता है, ये ऑल्टरनेट डेज पे है। ऑल्टरनेट डेज पे क्या रहेगा, ऑड या इवन रहेगा, यानी एक दिन ऑड एक दिन इवन, एक दिन ऑड एक दिन इवन, वो हो जाएगा हमारा ऑल्टरनेट डेज। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे आपको एक और ये बता ही देती हूँ। दो वर्ड्स हैं ये, एक तो है ऑल्टरनेट, यानी कि एक बार ये फिर ये, एक और वर्ड होता है ऑल्टरनेटिव। अब ऑल्टरनेटिव ये इससे रिलेट मत करना, रिलेटेड नहीं होता। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन या फिर चॉइस। ऑल्टरनेटिव यानी कि कोई भी ऑप्शन, कोई चॉइस होना, और ऑल्टरनेट एक के बाद एक, एक के बाद एक, पहले एक फिर दूसरा, फिर एक फिर दूसरा। ये नेक्स्ट है स्प्रिंट। स्प्रिंट का मीनिंग आप सबको पता होगा, यानी कि बहुत तेज़ दौड़ना, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं स्प्रिंट। एक तो होता है जॉगिंग, बहुत धीरे धीरे दौड़ना, और एक होता है स्प्रिंट, बहुत तेज़ दौड़ना। अब आते हैं हम वापस पैराग्राफ पे। अब आप अच्छे से समझ जाओगे, यानी कि फर्स्ट आई लूजन अप विद सम स्ट्रेचिंग, यानी कि स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूंगी, जिससे क्या है कि वार्म अप हो जाए, जिससे मैं लूजन अप हो जाऊं। उसके बाद में क्या है, एंड बेंडिंग, और थोड़ा सा बेंड करके खुद को, अपने बॉडी पार्ट्स को। देन आई गो ऑन टू समथिंग मोर स्ट्रेनुअस, और इसके बाद में ये यहाँ से तो स्टार्टिंग करूँगी, उसके बाद में क्या है कि उससे भी ज़्यादा जो थका देने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं उन पे मूव कर जाऊँगी, यानी स्ट्रेनुअस जो एक्सरसाइजेज होती हैं वहाँ पे। और उनमें कौन कौन से आते हैं अब देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट ये है आई डोंट लाइक प्रेसअप्स। प्रेसअप ये है कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है। आई फाइंड देम रिलेंटलेस, कि भाई मैं उनको इस तरह से देखती हूँ कि भाई वो तो बहुत डिफ़िकल्ट है, और वो डिफ़िकल्ट ही रहते हैं, वो निरंतर इसी डिफ़िकल्टी को मेंटेन रखते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको कर लेंगे तो ईजी लगने लग जाएंगे, वो ऐसे ही रहते हैं। एंड आई ऑल्सो हैव अ रिकरेंट एल्बो प्रॉब्लम, और इसके अलावा ये भी है ऑल्सो, यानी कि भी, यानी कि मेरे जो एल्बो है उसमें प्रॉब्लम रहती है, वो बार बार आती रहती है, रिकरेंट है, यानी कभी चली जाती है फिर आ जाती है, फिर चली जाती है वो प्रॉब्लम, फिर आ जाती है। तो ये है आई प्रेफर टू अल्टरनेट बिटवीन जॉगिंग एंड स्प्रिंटिंग। अच्छा, जब जॉगिंग और स्प्रिंटिंग की बात आती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं अल्टरनेट डेज पे जाती हूँ, यानी कि एक दिन मैंने जॉगिंग कर ली, एक दिन स्प्रिंटिंग कर ली, इस तरह से। बिकॉज आई इन्जॉय द कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि मैं इन्जॉय करती हूँ कॉन्स्टेंट, लगातार चेंज करते रहना किसी एक्टिविटी को, यानी कि ऐसे नहीं है कि एक ही एक्टिविटी में लगा दिया पूरा टाइम, यानी कि मैं एक्टिविटीज़ को लगातार चेंज करती रहती हूँ कि एक बार ये एक बार ये, तो इंटरेस्टिंग बना रहता है इससे। तो ये था हमारा आज का सेशन। ये है आपकी फिलअप्स जो आपको फिल करने हैं, जो हमारी वोकैब है उसी में से, और ये रहेगा आपका टास्क, यानी कि बोर्ड गेम जो है वो तो आपको करना ही है। और अभी आपको एक पिक्चर मिल जाएगी, उस पर आपको स्टोरी फ्रेम करनी है फ्यूचर परफेक्ट की, और इसके अलावा आपको फिलअप्स करने हैं। ये हो गई आपकी पिक्चर, इसको देखिए, इस पे स्टोरी फ्रेम कीजिए, और ये आप मुझे यहाँ पे सबमिट करवाइए। एंड दिस इज़ माई इंस्टा हैंडल। सो गाइज, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी सेफ।